हाय बच्चों, जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने देख लिया है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ लिया है उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था उसका टाइप्स में देखा था हमने बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोरुलेशन, बडिंग कोनिडिया फॉर्मेशन या जो है जो स्पोर फॉर्मेशन। इस तरह के हमने बहुत सारे टाइप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा। इवन देन हमने रीजनरेशन भी पढ़ा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ जो है इसको जल्दी से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हम लोग सीख चुके हैं। जैसे हमने देखा था बाइनरी फिजन और दूसरा हमने देखा था मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन हमने देखा था दिस इज द कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दिस इज द कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन किसमें होता है, किसमें जो है कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोस्ट कॉमन है, दैट इज द बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन। दूसरा है मल्टीपल फिजन ये हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम के अलावा ये अमीबा में भी पाया जाता है, ऐसा पढ़ा था। फिर सिंपल बाइनरी फिजन, इसको हमने सीखा था ये अमीबा में होता है। तो दीज आर अमीबा, तो अमीबा में होता है। फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन पढ़ा था। तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन ये यूग्लिना में होता है। तो दीज यूग्लिना में होगा। और फिर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये पैरामीशियम में होता है। तो पैरामीशियम में होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिर ऑब्लिक बाइनरी फिजन ये सिरेटियम में होता है। सिरेटियम या आप कह सकते हैं ये डायनोफ्लैजलेट्स में भी होता है। सिरेटियम या डायनोफ्लैजलेट्स में ये वाला रिप्रोडक्शन होता है। तो सिरेटियम और डायनोफ्लैजलेट्स में। फिर एक्सटर्नल बडिंग, तो एक्सटर्नल बडिंग ईस्ट में होता है और बताया गया था हाइड्रा में होता है। तो ईस्ट और हाइड्रा में एक्सटर्नल बडिंग होता है। ठीक। फिर इसके बाद आगे बताया गया था कि किस ऑर्गेनिज्म में बडिंग के दौरान अनइक्वल डिवीजन होता है। तो अनइक्वल डिवीजन जो है किसमें होता है, ईस्ट में। तो ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होता है ड्यूरिंग द एक्सटर्नल बडिंग। फिर हमने इंटरनल बडिंग देखा था। तो इंटरनल बडिंग किसमें होता है, तो ये फ्रेश वाटर स्पंज में होता है। फ्रेश वाटर स्पंज, तो यह फ्रेश वाटर स्पंज में इंटरनल बडिंग होता है। फिर हमने पढ़ा था कि इंटरनल बड क्या होता है। तो इंटरनल बड, तो आप सीधी सी बात है कि इंटरनल बड क्या होता है। जैसे इंटरनल बड को हम जेम्यूल कहते हैं, जेम्यूल। तो दिस इज द इंटरनल बड। तो फ्रेश वाटर स्पंज में जेम्यूल बनता है। जेम्यूल क्या है, तो दिस इज द मास ऑफ आर्कियोसाइट सेल। मास ऑफ आर्कियोसाइट्स सेल। तो आर्कियोसाइट सेल्स का मास या कलेक्शन को हम जेम्यूल कहते हैं। और यह आर्कियोसाइट सेल्स एक टोटीपोटेंट सेल होता है। तो आप कह सकते हैं मास ऑफ आर्कियोसाइट सेल्स इज कॉल्ड एज जेम्यूल। और आर्कियोसाइट सेल एक टोटीपोटेंट सेल होता है। फिर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो ये क्या होता है, तो स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ये क्या होता है, दैट इज द स्पोर। तो स्पोर इज ए स्पेशलाइज्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा था कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन। तो कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, तो पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। तो पेनिसिलियम क्या है, तो ये एक तरह का फंजाई है। तो इसी में पहला एंटीबायोटिक्स जो है खोजा गया था जिसका नाम पेनिसिलिन है। तो इसका पूरा नाम पेनिसिलियम नोटेटम। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है जिसका नाम होता है कोनिडिया, और यह एक तरह का इक्जोस्पोर होता है। फिर हमने जो स्पोर देखा था,
तो जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है? तो एग्जाम्पल में हमने देखा था क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं, बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं जिसमें जू स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। हमने पढ़ा था जू स्पोर दो तरह का होता है, एक माइक्रो जू स्पोर होता है और एक मैक्रो जू स्पोर होता है। आगे हमने स्पोरुलेशन की बात किया था, तो स्पोरुलेशन ये किस में होता है? तो स्पोरुलेशन एल्गी और फंजाई में होता है। तो स्पोरुलेशन नाम का रिप्रोडक्शन एल्गी और फंजाई में होता है। तो आप कह सकते हैं ये एल्गी में होता है, एल्गी में होता है, और दूसरा आप कह सकते हैं यह फंजाई में होता है। मींस यह एल्गी और फंजाई दोनों में होता है। कौन सा? स्पोरुलेशन। फिर हमने बात किया था इंसिस्टेशन का, तो इंसिस्टेशन ये अमीबा में होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो आप याद रखेंगे अमीबा, तो अमीबा में होगा, और कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में। तो अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब उचित मात्रा में भोजन और पानी नहीं मिलेगा तब अमीब्यूली के चारों तरफ एक सिस्ट बन जाएगा जिसको हम इंसिस्टेशन कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, एक्सटर्नल बडिंग ना, अनइक्वल डिवीजन, इंटरनल बडिंग और इंटरनल बड और जेम्यूल, इसके बारे में हमने सीखा। कुछ और बातें हम बात करते हैं, जैसे जेम्यूल। तो व्हाट इज द जेम्यूल? पहला क्वेश्चन ये उठता है जेम्यूल है क्या? तो सिंपल सी बात है, जेम्यूल एक स्पोर्स होता है। जेम्यूल एक स्पोर्स होता है, ये ग्रीन कलर का होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। ग्रीन कलर का होता है और मल्टी सेलुलर होता है, और ये एसेक्सुअल स्पोर होता है। एसेक्सुअल स्पोर होता है, एसेक्सुअल स्पोर होता है। और ये पाया किस में जाता है? यह जेम्यूल बनता किस में है? तो आप कह सकते हैं यह ब्रायोफाइट्स में बनता है। तो ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ट में बनता है। तो ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ट, तो लीवर वर्ट में बनता है। तो यह ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ट में जेम्यूल बनता है। ये इसका एग्जांपल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो जेम्यूल ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड होता है, जो कि ब्रायोफाइट के लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है, और एक एक जेम्यूल डेवलप होकर के एक नया ब्रायोफाइट बना देते हैं। दूसरा है जिम्मा, नॉट जेम्यूल, तो दिस इज द जिम्मा। तो आप कह सकते हैं जिम्मा। तो जिम्मा एक ग्रीन कलर का मल्टी सेलुलर बड होता है, मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बड होता है, जो कि ब्रायोफाइट्स में बनता है। ब्रायोफाइट्स के किस ग्रुप में? लीवर वर्ट में बनता है जिम्मा। तो जिम्मा जो होता है ये पाया जाता है जिम्मा कप के अंदर। एक कप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं जिम्मा कप। तो ये ब्रायोफाइट्स के लीवर वर्ट के प्रोथैलस पे पाया जाता है, या ब्रायोफाइट के लीवर वर्ट के थैलस पे पाया जाता है। इसी के अंदर जिम्मा पाया जाता है, और इसी का दूसरा नाम होता है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल, इसको रिसेप्टिकल्स कहते हैं, और इसी के अंदर जिम्मी होता है। तो दिस कंटेन्स द जिम्मा। तो इसके अंदर जिम्मी होता है, जिम्मी पाया जाता है। इसी कप के अंदर जिम्मी पाया जाता है। तो जो है आप कह सकते हैं जो लीवर वर्ट है, लीवर वर्ट के थैलस पर बीचों बीच मिड रिब होगा, और उसी मिड रिब के ऊपर रिसेप्टिकल होगा, और इस रिसेप्टिकल का नाम होगा जिम्मा कप। और जिम्मा कप के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स भरे होंगे, और इसी स्पोर्स को कहते हैं जिम्मी। और जिम्मी जो होगा यह ग्रीन ग्रीन दिखेगा, मल्टी सेलुलर होगा और एसेक्सुअल बड होगा। एक एक जिम्मी डेवलप होकर के एक नया लीवर वर्ट या ब्रायोफाइट बना देता है। नेक्स्ट होता है बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये भी एक तरह का रिप्रोडक्शन है। तो बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, तो सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बड का फॉर्मेशन होना, तो ये भी ब्रायोफाइट्स का फीचर है। तो ये मॉसेस में मिलता है, ब्रायोफाइट्स में मॉसेस में दिखाई देता है। तो मॉसेस, तो मॉसेस ये ब्रायोफाइट्स के अंदर रखे गए हैं, ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में एनसीईआरटी ने दो ग्रुप को रखा है, एक लीवर वर्ट और दूसरा मॉसेस। तो लीवर वर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिम्मी के द्वारा होता है,
और जबकि ब्रायोफाइट के मॉसेस में ना रिप्रोडक्शन जो है बडिंग इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा से होता है, मतलब सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होगा। आगे हम बात करते हैं स्पोर्स। स्पोर्स दो तरह के होते हैं, एक्सोजीनस स्पोर और एंडोजीनस स्पोर्स। आपको बताया गया था कि एक्सोजीनस स्पोर वो होता है जो स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनता है, उसको एक्सोजीनस कहते हैं, और एंडोजीनस वो होता है जो कि स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो आप कह सकते हो यह स्पोर कहां बनता है, फॉर्म्ड आउटसाइड, है ना, आउटसाइड स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। तो स्पोरेंजियम के बाहर बनता है, लेकिन ये वाला जो होगा फॉर्म्ड इनसाइड, इनसाइड स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। तो आप कह सकते हैं एंडोस्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, इसलिए इसको हम कहते हैं एंडोजिनस, और यह स्पोरेंजियम के बाहर बनता है, इसलिए कहते हैं एक्सोजिनस। तो अगर हम बात करते हैं एक्सोस्पोर का उदाहरण, जैसे आप याद कर सकते हैं ऊडिया है, ऊडिया ये एक तरह का एक्सोस्पोर्स है। जैसे आप कह सकते हैं कोनिडिया है, ये भी एक एक्सोस्पोर्स है। ऊडिया और कोनिडिया ये दोनों ही एक तरह के एक्सोस्पोर्स हैं। इस तरह से बहुत सारे एक्सोस्पोर्स हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एंडोस्पोर। एंडोस्पोर का उदाहरण है आपके पास जूस्पोर, जूस्पोर। तो जूस्पोर ये एक एंडोस्पोर है। ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर ये भी एक तरह का एंडोस्पोर है। तो हम कह सकते हैं एक्सोस्पोर का उदाहरण ओडियोस्पोर या कोनिडियोस्पोर, एंडोस्पोर का उदाहरण जूस्पोर, है ना, ए प्लेनोस्पोर। तो ये कॉमन जो है एक्सो और एंडोस्पोर है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है और ये एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो इस तरह से एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर दोनों को हमको याद रखना है। तो आगे हम बात करते हैं एसेक्सुअल स्पोर। तो एसेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं जैसे एसेक्सुअल स्पोर होते हैं जूस्पोर, जूस्पोर। जैसे आप कह सकते हैं ए प्लेनोस्पोर, ए प्लेनोस्पोर। तो आप जैसे आप कह सकते हैं जो है कोनिडिया, कोनिडिया। जैसे आप कह सकते हैं ऊडिया। तो ये सारे के सारे एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, मतलब इन सारे स्पोर्स के माध्यम से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जिस स्पोर्स के सहायता से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे स्पोर को एसेक्सुअल स्पोर कहते हैं। लेकिन जिस स्पोर्स के सहायता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ऐसे स्पोर को हम सेक्सुअल स्पोर कहते हैं। तो दिस इज द जूस्पोर, जूस्पोर, है ना, ए प्लेनोस्पोर, जूस्पोर, ए प्लेनोस्पोर and zoospore, a planospore, coniidiospore and oidiospore are the asexual spore। दूसरी हम सेक्सुअल स्पोर की बात करते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, तो हम कह सकते हैं ऐसे 4 स्पोर्स हैं जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं। तो सेक्सुअल स्पोर में अगर हम बात करते हैं तो इसको याद कर सकते हैं अजू, है ना, अजूबा। तो इसको हम याद रखेंगे अजूबा, अजूबा से याद रखेंगे AZOBA, अजूबा मीन्स जो है ये चारों तरह के स्पोर सेक्सुअल स्पोर होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले एस्कोस्पोर है, एस्कोस्पोर जो कि फंजाई में बनता है। फिर दूसरा जाइगोस्पोर है, जाइगोस्पोर ये भी फंजाई में बनता है। तीसरा ऊस्पोर है, ऊस्पोर ये भी फंजाई में बनता है। और चौथा बैसिडियोस्पोर है, बैसिडियोस्पोर ये भी फंजाई में बनता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं ये चारों ही सेक्सुअल स्पोर कहलाते हैं। नीट के पॉइंट व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो एस्कोस्पोर जो होता है यह एस्कोमाइसेटीज में बनता है, एस्कोमाइसेटीज माइसेटीज क्लास में बनता है। और जो जाइगोस्पोर ये फाइकोमाइसेटीज क्लास में बनता है, फाइकोमाइसेटीज माइसेटीज क्लास में बनता है। और ऊस्पोर यह ऊमाइसेटीज क्लास में बनता है, माइसेटीज क्लास में बनता है। और
बैसिडियोस्पोर ये बैसिडियोमाइसिटीज क्लास का स्पोर है। बैसिडियोमाइसिटीज ये सारे के सारे फंजाई के क्लास हैं। तो इस तरह से हमने सीखा एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सेक्सुअल स्पोर इज द अजूबा। तो सेक्सुअल स्पोर इज द अजूबा। ए फॉर एस्कोस्पोर, जेड फॉर जाइगोस्पोर, ओ फॉर ओस्पोर, बी फॉर बैसिडियोस्पोर। नेक्स्ट टर्म है प्रोटोनिमा। अगर हम इस प्रोटोनिमा की बात करते हैं तो प्रोटोनिमा ये बनता किसमें है, तो इसका एग्जांपल याद रखेंगे ब्रायोफाइटा में। तो ये ब्रायोफाइटा में बनता है, ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स में तो ये हैप्लॉइड स्टेज में होगा। कहने का मतलब प्रोटोनिमा गैमेटोफिटिक स्टेज में होता है। गैमेटोफाइट्स होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज में होगा। दूसरा प्रोथैलस, तो ये किस में बनता है, ये टेरिडोफाइट्स में बनता है। तो दीज आर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट्स। तो ये टेरिडोफाइट्स में बनता है, कौन, प्रोथैलस। तो प्रोथैलस टेरिडोफाइट्स में बनता है और ये भी हैप्लॉइड स्टेज होता है, ये भी हैप्लॉइड स्टेज होता है। तो आप कह सकते हो ये भी गैमेटोफाइट्स होता है। तो दीज आर आल्सो गैमेटोफाइट्स। तो दीज आर आल्सो गैमेटोफाइट्स। फिर से यहां से देखें, जिम्मी बनता है लीवर वर्ड में, जिम्मा कप में जिम्मी पाया जाता है। बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा मॉसेस में होता है। एक्सोजीनस स्पोर ओडिया और कोनिडिया होता है। एंडोजीनस स्पोर जो स्पोर और एप्लानोस्पोर होता है। एसेक्सुअल स्पोर जो स्पोर एप्लानोस्पोर कोनिडिया और ओडिया होता है। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर जाइगोस्पोर ऊस्पोर बैसिडियोस्पोर होता है। प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन किस में होगा, ब्रायोफाइट में। तो प्रोटोनिमा क्या है, ये हैप्लॉइड स्टेज होगा, कहने मतलब गैमेटोफिटिक स्टेज है। और प्रोथैलस ये टेरिडोफाइट्स में होगा और ये भी एक तरह का गैमेटोफाइट्स है। एग्जाम के पॉइंट व्यू से अगर देखा जाए तो ये लेक्चर बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट व्यू से अगर देखेंगे, नीट में सब यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन दिस इज द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो प्लांट्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है क्या, सिंपल सी बात है। जैसे किसी भी प्लांट को प्लांट के स्टेम को अगर हम कट करके जमीन में गाड़ देते हैं तो उस कटे हुए पार्ट से एक नया प्लांट जब बन जाए, इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जैसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए रोज का ट्री है ना, रोज ट्री है। तो रोज का ट्री अगर हमको रोपण करना है तो हम क्या करते हैं, तो जाते हैं उस प्लांट के एक स्टेम को कट कर देते हैं, कट करते हैं, उसको कलम बनाते हैं और कलम बना के उसको जमीन में गाड़ देते हैं और एक नया रोज का ट्री ग्रो कर जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और जिस पार्ट से वो बन रहा है, जितना बड़ा स्टेम कट करके हमने गाड़ा था जमीन में, उस पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो जैसे अभी आप देखते हैं आलू होता है, आलू एक स्टेम है, उसको दो भाग में कट करके जमीन में गाड़ते हैं तो आलू के दो नए पौधे बन जाते हैं। तो आलू का जो कटा हुआ भाग है ना, जिसमें आई बड है, उसी को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। तो आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आप कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, नए प्लांट का बनना क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो जिस पार्ट से नया प्लांट बनेगा उस पार्ट को कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। तो आप कह सकते हैं यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूनिट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स होता है।
अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स क्या है। तो आप कह सकते हैं वह भाग जिससे एक नया प्लांट बनता है। आप कह सकते हैं वह भाग जिससे एक नया प्लांट बनता है। तो आपका इसी को आप ब्लास्टोज के नाम से भी जानते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द ब्लास्टोज। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स को अगर एनिमल में हम इसको पढ़ना है तो इसको हम ब्लास्टोज कहेंगे। तो आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट। पार्ट है ना, पार्ट ऑफ प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट का वह हिस्सा जो क्या करता है, विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट, न्यू प्लांट जो नए पौधे को बना देता है। प्लांट के उस हिस्से को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो कुछ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं, है ना, कुछ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं जिनके एग्जांपल्स हमको याद करने हैं। ये एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं ट्यूबर है, जैसे बल्ब है, जैसे कॉर्म है, जैसे बल्बिल है, जैसे कॉर्म है, जो है जैसे बल्बिल्स है, सकर्स है ना, सकर्स है, राइजोम है ना, रनर्स है ना, रनर्स है, ऑफसेट है और स्टोलन है और लीफ बड है। तो ये ऑल आर द वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। सभी को हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। तो ये कुछ अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, कुछ सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, और कुछ एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और कुछ लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, और कुछ रूट का भी मॉडिफिकेशन होता है। तो इन्हीं को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। जैसे आलू में जो आई बड आपको दिखाई देता है तो एक तरह का एक्सिलरी बड होता है। आलू के आई बड को एक्सिलरी बड कहते हैं। आलू का जो आंखा होता है, जैसे आलू आपने लाया, घर में रख दिया, 2-3-4 दिन ऐसे पड़ा रहा, तो उसमें से छोटे छोटे ग्रीन कलर के आई बड निकल जाते हैं, जिसको आंखा कहते हैं, है ना। तो आई बड, उसी आई बड, वही जो आई बड है उसी से एक नया पौधा बनता है, वही एक नए पौधे में एराइज हो जाता है, वही होता है वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल। तो ट्यूबर का एग्जांपल होता है पोटैटो। तो ट्यूबर का एग्जांपल होता है पोटैटो, मतलब आलू होता है। दूसरा है बल्ब का उदाहरण क्या है, ओनियन। तो ओनियन इज द बल्ब, या गार्लिक, ओनियन एंड गार्लिक। तो ये बल्ब का उदाहरण है। जैसे कॉर्म है ना, जैसे कोलोकेसिया, तो दिस इज द कॉर्म। जैसे बल्बिल, ये दिस इज द अगेव है ना, अगेव में बल्बिल होता है, बल्बिल से अगेव बनता है। कॉर्म ना, जैसे कोलोकेसिया, तो कोलोकेसिया मतलब होता है अरुई, कोलोकेसिया मतलब अरुई। सकर्स, ये क्रायोजैंथेमम इसका उदाहरण होगा, क्रायोजैंथेमम, या आप कह सकते हैं इसका उदाहरण रोज भी हो सकता है, लेकिन क्रायोजैंथेमम ही आप याद रखेंगे। तो इस तरह से आगे राइजोम का इस एग्जांपल क्या है, बनाना, आप कह सकते हैं बनाना है। और क्या कह सकते हैं, जिंजर है। तो बनाना और जिंजर ना, तो बनाना और जिंजर ये किसका उदाहरण है, राइजोम का उदाहरण क्या है, बनाना और जिंजर। नेक्स्ट हम रनर्स की बात करते हैं। तो रनर्स ये ग्रासेस में होता है, रनर्स ग्रासेस में पाए जाते हैं, जैसे सेंट्रेला है ना। फिर ऑफसेट, ये इखॉर्निया में होता है, इखॉर्निया। तो इखॉर्निया, इसको हम वाटर हाइसेंथ के नाम से जानते हैं। फिर स्टोलेन, ये आप कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी में होता है, स्ट्रॉबेरी में स्टोलेन होता है। नेक्स्ट लीफ बड, तो लीफ बड जो बनता है ये ब्रायोफिलम में बनता है, ब्रायोफिलम। तो ब्रायोफिलम में लीफ बड बनता है। तो इस तरह से आप सीख रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो आपने क्या देखा वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स में, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स में आपने देखा कि ट्यूबर का उदाहरण क्या है, पोटैटो। बल्ब का ओनियन और गार्लिक है। कॉर्म का कोलोकेसिया है ना, और बल्बिल का अगेव है, सकर्स का क्रायोजैंथेमम है, राइजोम का बनाना और
जिंजर है, रनर्स का ग्रासेस या सेंट्रेला, ठीक। ऑफसेट, ऑफसेट का उदाहरण इखॉर्निया, और स्टोलन आप कह सकते हैं स्ट्रॉबेरी है। लीफ बड आप कह सकते हैं ब्राफिलम, जैसे ब्राफिलम का जो लीफ होता है तो उसपे जो है लीफ बड बनता है और उसी बड से एक नया पौधा निकल जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं दीज ऑल आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन ये कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि प्लांट्स में देखा जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूनिट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, और जिससे एक नया पौधा बनेगा उसको वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहेंगे। तो ये तो हमने देख लिया वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अच्छा, एक टर्म और हम बात करते हैं इखॉर्निया। तो इखॉर्निया ये पौधे का नाम है, ये एक प्लांट्स है जिसका नाम है इखॉर्निया। तो इखॉर्निया यह एक प्लांट का नाम है। तो इसको हम जो है कॉमनली कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। इसको हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो इसको हम टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द टेरर ऑफ बंगाल। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, या हम इसको कहते हैं स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडी, स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज, स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल या स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज के नाम से जानते हैं। आइखॉर्निया इसको हिंदी में हम जल कुंभी कहते हैं। तो इसी का नाम है जल कुंभी। दिस इज कॉल्ड एज द जल कुंभी। इसी को हिंदी में हम जल कुंभी के नाम से जानते हैं, इखॉर्निया। इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल टेररिस्ट है, मतलब बंगाल का ससुरा टेररिस्ट बन गया। ये क्यों, कैसे बन गया? तो ध्यान दीजिए, इसका काम क्या होता है। ये जो है एक तो स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, मतलब अस्थाई पानी में ग्रो करता है। तो ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, मतलब ये एक तरह का इनवेसिव वीड्स होता है। इसको पानी में स्प्रेड करने में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब रातों रात ये ग्रो कर जाता है। और ये करता क्या है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको निकाल लेता है। तो आप कह सकते हैं, तो वाटर हाइसेंथ ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, मतलब यह पानी के ऑक्सीजन को निकाल लेगा। और जब पानी के ऑक्सीजन को निकाल लेगा तो बिना ऑक्सीजन का पानी में रहने वाला जीव सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसने किया क्या, पानी में बंगाल में नदियों में है ना, जो है बहुत तेजी से बंगाल के नदियों में ग्रो किया, और वहां के नदियों में जो पानी है, पानी से ऑक्सीजन को निकालना शुरू कर दिया, ड्रेन कर दिया, और ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिस कारण से नदियों में रहने वाले जो जीव थे वो मरना शुरू करें। तो नदी में आप कॉमनली एक्वाटिक एनिमल कौन है, जो है इन जनरल आप कह सकते हो फिश है। तो मछली जल की रानी है ना भाई, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आपने कविता पढ़ा होगा है ना, 1-2 क्लास में पढ़ा होगा, मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जैसे ही पानी से खत्म हुआ तो मछली मरना शुरू कर दिया, और जब मछली जो है मरने लगे तो जो है वो पानी में सड़ने लगे, और इस तरह से तरह तरह के बैक्टीरिया वायरस ग्रो करने लगे, और पूरे बंगाल में महामारी फैल गया था, डिजीज होना शुरू हो गया। लोग ह्यूमन सोसाइटी में मछलियों के मरने से गंध आना शुरू हुआ, जिस कारण से सड़न पैदा हुआ नदियों में। और इस तरह से क्या हुआ कि तरह तरह के बैक्टीरिया और वायरस ग्रो करना शुरू किए। एक तो लोग डिजीज से मर रहे हैं, दूसरे तो खाने के लिए मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बंगालियों का भोजन क्या है, मछली और भात है ना, मछली और राइस, मतलब मछली और चावल, कहते हैं मच्छी भात खाते हैं। तो बंगालियों का स्वादिष्ट और फेवरेट भोजन होता है मच्छी भात। कौन सा भात?
मच्छी भात, मछली और राइस खाते हैं। एक तो मछली के न रहने पर ससुरा क्या हुआ कि जो है उनका भोजन का कमी हो रहा है, दूसरा बैक्टीरिया और वायरस, मतलब एक तो ऐसे ही खाने के लिए मर रहे हैं, दूसरा डिजीज से मर रहे हैं, है ना। इसी को कहते हैं सोने पे सुहागा, है ना। एक तो तितलौकी ऊपर दूसरे की नीमी पे चढ़ी तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, ये आपको समझ में आ गया। तो टेररिस्ट है बंगाल का, क्यों? क्योंकि इसी के कारण महामारी फैल गया था। क्यों? जो है ये वाटर से ऑक्सीजन को निकाल लिया, वाटर से ऑक्सीजन निकला तो जो है मछली मरने लगे, मछलियां मरने लगी, और मछलियों के मरने से एक तो बंगालियों में भोजन की कमी, दूसरा डिजीज होना शुरू हुआ और बंगाल में महामारी फैल गया। तो इस तरह से कहा गया इसको टेरर ऑफ बंगाल। क्या कहा गया? टेरर ऑफ बंगाल। इसको हम वाटर हाइसियंथ के नाम से भी जानते हैं, वाटर हाइसियंथ, है ना। तो इसको हम वाटर हाइसियंथ के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये एक्वाटिक प्लांट है, दीज आर द एक्वाटिक प्लांट। कैसा प्लांट है बाबू? एक्वाटिक प्लांट, मतलब जलीय पौधा है। एक्वाटिक प्लांट है, जलीय पौधा है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये पौधा, ये जो प्लांट है, ये कहां ग्रो करता है? तो ग्रो इन, तो दीज प्लांट ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है। स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर किसे कहते हैं? अस्थाई पानी, मतलब जो पानी तालाब का होता है, पॉन्ड का जो पानी होता है, जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, अस्थाई पानी में ये ग्रो करता है। तो आप जरा देखो, तो ग्रो इन स्टैंडिंग वाटर, ये क्या करता है? ड्रेन्स द, किसको ड्रेन्स करता है? ड्रेन्स द ऑक्सीजन, ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, पानी से यह ऑक्सीजन को निकाल लेता है, जिस कारण से पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, और पानी में ऑक्सीजन की अगर कमी हुई तो पानी में रहने वाले जीव मरने लगेंगे। अच्छा, आगे हम बात करते हैं। तो ड्रेन्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं, तो ये कैसा पौधा है? अगर हम बात करते हैं, ये मोनोकॉट प्लांट है। तो ये कैसा प्लांट है? मोनोकॉट। अच्छा, तो भारत में ये क्यों लाया गया? पहले तो ये आप कह सकते हो ये एक्जोटिक स्पीसीज है, दीज आर एक्जोटिक स्पीसीज, ये एक एक्जोटिक स्पीसीज है। कहने का मतलब क्या है? ये भारत में नहीं पाया जाता था, ये इंडिया में पाया नहीं जाता था पहले ना, ये बाहर दूसरे फॉरेन कंट्री में पाया जाता था, लेकिन वहां से इसको भारत में लाया गया। तो क्यों लाया गया भैया, है ना? तो इंट्रोड्यूस्ड इन द भारत, इंट्रोड्यूस इन द इंडिया ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, मतलब इसके लीफ का शेप बड़ा ब्यूटीफुल होता है, इसका फ्लावर बड़ा ब्यूटीफुल होता है, इसलिए ना लोग कहें कि भाई ये जो है दूसरे कंट्री में क्या कर रहा है, इसको भारत में चलना चाहिए। तो कुछ लोग गए, उसको लेके आए, और एक बार इसको ले आए तो इसके बारे में तो पता नहीं था क्या है, लेकिन जब एक बार ले आए तो ये जो है उनसे परेशान हो गए, ठीक। बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसको इरेडिकेट नहीं किया जा सकता है, इससे गेट राइड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तरह का एक्जोटिक स्पीसीज है। तो एक्जोटिक स्पीसीज है, ये इनवेसिव वीड्स है, इनवेसिव वीड्स का मतलब, है ना, मतलब जो बहुत तेजी से ग्रो करता है, कहने का मतलब जिसका आधार कार्ड नहीं होता है ना, जिसका आधार कार्ड नहीं होता है, जिसके रहने का कोई स्थान फिक्स नहीं होता है, तो आप कह सकते हो ये एक इनवेसिव वीड्स है। तो आप कह सकते हो दीज प्लांट स्प्रेड ओवर वाटर इन शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम में ये पूरे पानी में फैल जाता है, बहुत ही कम टाइम में पूरे पानी में फैल जाता है, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसीलिए कहते हैं यह एक इनवेसिव वीड्स है। कैसा वीड्स? इनवेसिव वीड्स। कैसा वीड्स? इनवेसिव वीड्स है। कौन है? वाटर हाइसियंथ। अब जरा हम देखते हैं, इंट्रोड्यूस इन इंडिया, इंट्रोड्यूस इन इंडिया,
तो भारत में ये आया, क्यों आया, है ना, ड्यू टू इट्स, क्यों आया, ड्यू टू इट्स, है ना, इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीफ, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीफ के कारण, इसका बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, लीफ होता है, ठीक, इसी कारण से। तो अगर हम इसके फ्लावर्स की बात करें, ये कैसा प्लांट है, तो आप कह सकते हो ये एक मोनोकॉट प्लांट है। तो दिस इज द मोनोकॉट प्लांट, ये एक मोनोकॉट प्लांट है। अगर इसमें हम फ्लावर्स की बात करते हैं, इसमें अगर हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो फ्लावर्स ये वायलेट कलर के होते हैं, इसके फ्लावर वायलेट कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं। तो इसके फ्लावर वायलेट कलर के होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। फ्लावर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक टाइप का होता है। कैसा फ्लावर होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। कहने का मतलब फ्लावर में रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा। फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होगा मतलब फ्लावर में रेडियल सिमेट्री होगा। इसमें जो लीफ होता है, अगर हम इसके लीफ की बात करें तो इसका लीफ किस तरह का होगा, इसका लीफ सिंपल टाइप का होगा। तो सिंपल टाइप ऑफ लीफ, इसमें जो लीफ पाया जाता है वह सिंपल टाइप का लीफ होगा, है ना। और लीफ का अरेंजमेंट, तो लीफ के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो इसमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होगा। तो जो है आप कह सकते हैं फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ, लीफ का अरेंजमेंट अल्टरनेट टाइप का होगा, सॉरी, अल्टरनेट टाइप का। लीफ का अरेंजमेंट इसमें अल्टरनेट टाइप का होगा। तो आपने वाटर हाइसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखी, ऐसे बहुत सारी जानकारियां हैं। तो इसको किस फैमिली में रखा गया है, पोंडेटेरेसी फैमिली में, पोंडेटेरेसी नाम के फैमिली में इस प्लांट्स को रखा गया है। फिर से वाटर हाइसेंस टेरर ऑफ बंगाल होता है, स्क्वेरेज ऑफ वाटर बॉडीज या वाटर हाइसेंस, ये एक्वाटिक प्लांट है, ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करता है, ये ऑक्सीजन को पानी से निकाल लेता है, ये एक तरह का एक्जोटिक स्पीसीज है। एक्जोटिक स्पीसीज दूसरे भी होते हैं, जैसे आप एक नाम और जानते हैं पार्थेनियम, जिसको आप कैरेट ग्रास कहते हैं, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ये भी एक तरह का एक्जोटिक स्पीसीज है। ये गेहूं के साथ भारत में आया, गेहूं का इंपोर्ट हो रहा है, वीट का इंपोर्ट हो रहा था भारत में, बाहर से भारत में गेहूं आ रहा था, उसी के साथ मिलकर के चला आया था। कौन, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास जिसके कहते हैं। और दूसरा एक्जोटिक स्पीसीज है लैंटेना, लैंटेना। तो ये तीन नाम आप याद रखेंगे, वाटर हाइसेंथ, पार्थेनियम और लैंटेना, ये तीनों ही एक्जोटिक स्पीसीज हैं। ये इन्वेसिव वीड्स है, बहुत तेजी से ग्रो करता है, स्प्रेड ओवर वाटर इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो इंडिया में ये क्यों आया, ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ। कैसा प्लांट है, मोनोकॉट प्लांट है। फ्लावर इसमें कैसा होगा, वायलेट कलर का होगा। और किस तरह का फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, मतलब ऐसा फ्लावर होगा जिसमें रेडियल सिमेट्री होगा। लीफ इसमें सिंपल टाइप का पाया जाएगा। इसमें लीफ का फाइलोटैक्सी अल्टरनेट टाइप का होता है। तो तीन तरह का फाइलोटैक्सी होता है लीफ में, एक अल्टरनेट, एक अपोजिट और एक होल्ड होता है, जिसमें अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पाया जाएगा। तो ये तो हमने आज सीख लिया इकॉर्निया तक, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा पार्ट हमने सीख लिया। अब हम शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।